नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुराद मानो मांगते ही पूरी हो गई। ऐसे में मोदी विरोधियों को शायद समझ नहीं आ रहा कि समय से पहले और उम्मीद से ज्यादा मिल जाने पर ज्यों कोई व्यक्ति स्तब्ध रह जाता हो, वैसे ही विपक्ष आगे पीछे सब भूलकर बस क्रेडिट लेने की दौड़ में जुट गया। और बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष भी जनगणना की लिस्ट में जाति वाला कॉलम जोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचना समझना और समझाना छोड़ क्रेडिट वाली दौड़ में विपक्ष को पछाड़ने में पूरा दमखम लगाता दिख रहा। बिहार चुनाव से पहले बिहार में जाति सर्वे को लेकर छिड़े सियासी संग्राम में केंद्र के एक फैसले ने मानो मध्यांतर की घोषणा कर दी हो, और अब दोनों खेमा केंद्र के इस खेला के बाद अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। क्रेडिट की दौड़ खत्म होगी तो आगे जाति जनगणना का क्या होगा? सियासी सामाजिक पक्ष विपक्ष किसे क्या मिलेगा? सवाल तो पूछेंगे कि जाति गणना झांकी है, आगे क्या बाकी है? सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अशोक सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जाति सर्वे बिहार में हुआ, क्रेडिट लेते रहें, क्रेडिट लेने की होड़ में उस सर्वे की क्या उपयोगिता है? विपक्ष बता रहा था कि हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाने में अपने कार्यकाल के दौरान जो प्रयास किया था उसे ब्रेक लगा दिया गया। आप इस गणना के बाद क्या प्रयास कर पाएंगे? दीपक जी, पहले तो मैं ये बता दूं जी कि बीजेपी इस क्रेडिट लेने की होड़ में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने किया है। हमने दिखाया कि जाति जनगणना या वेलफेयर की कोई भी चीज़ें हैं वो मेरे लिए रेटोरिक नहीं होती हैं, सब्सटेंस होती हैं। हम लोगों के सामने नीतियां बनाने में अगर हम भूल कर रहे हैं ये सोचने में कि जाति जनगणना का एकमात्र उद्देश्य आरक्षण से है, तो ये कुछ भूल है हमारी। जातीय जनगणना के बहुआयामी चीज है। इसमें ये हम नीतियां बनाने में पाएंगे कि समाज का कौन सा वर्ग की क्या स्थिति है, उसे क्या आवश्यकता है, और कौन सा वर्ग आज तक 77 साल में 78 साल में पीछे रह गया, कौन आगे चला गया। तो इन सारे चीज़ों का एक सर्वांगीण अवलोकन करने में हमें सुविधा होगी। इसलिए जातीय जनगणना इस सेंसस में हम लोगों ने कॉलम बढ़ाया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जी, हिंदुओं के जातियों का वर्गीकरण हो जाता था, वो पता हमें चल जाता था, लेकिन पूरी तरह से नीतियों को निर्धारित करने में मुस्लिम वर्ग जो है, जो भारतीय समाज का 17-18% है, वो हम उसे गौण कर जाते थे कि उस समाज में किस तरह के लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। उसका भी, जैसे कि अब बिहार में अभी सर्वे जो कराया गया आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, उस सर्वे में आया कि 17-18% जो मुस्लिम की आबादी है, उसमें से 4% जो हैं वो उन्नत वर्ग के मुस्लिम हैं, और बाकी 13-14% बहुत नीचे, सामाजिक रूप से बहुत नीचे के स्तर पे हैं, बहुत पिछड़े हैं, जिन्हें ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन 95% से ज्यादा उस समाज के हिस्से को ये 4% वाले लोग उपयोग कर लेते हैं। उन्हें पैसा हो, पद हो, स्टेटस हो या अपॉर्चुनिटी हो, मतलब क्रीमी लेयर एक तरह से कहें तो उसके नीचे कुछ जा ही नहीं पा रहा था। आपको लग रहा है कि इससे बदलाव होगा? तो बहुत बड़ा एक 18% आबादी को हम न्याय दिलाने में, अपने हिंदू वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने में, वो तो मोटे मोटी आ रहा था वर्गीकरण, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एकदम वर्गीकरण नहीं आ रहा था, केवल सैयद, शेख, पठान। यानी कि आप कहें तो आपके शब्दों में ही हम उसे कह सकते हैं, सबका साथ सबका विकास वाली बात अब चरितार्थ होगी। चलिए अशोक जी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं, हम आएंगे आपके पास, चूंकि आपके पहले वक्तव्य था, हमने टोकना उचित नहीं समझा, लेकिन कुछ सवाल हैं और वो सवाल मुझसे पहले अरुण जी की बारी आएगी तो वो आप तक पहुंचा देंगे। हम किशोर जी से जान लेते हैं। किशोर जी, पटना राजधानी की सड़कों पर हमने कई ऐसे पोस्टर देखे हैं कि बिहार ने शुरू किया, केंद्र ने अपनाया, तो साथ साथ हैं, तो अब साथ साथ श्रेय ले रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि बिहार में जाति सर्वे के बाद
सरकार ने काफ़ी कुछ कहा था कि समाज के जो निचले तबके पर हैं उन्हें ये उपलब्धियां हम और हासिल करने में मदद करेंगे, लेकिन वो मदद पता नहीं कहां रुक गई है। कृपा सरकार की अटकी हुई है और समाज के वंचित तबके तक कुछ पहुंच नहीं रहा है। तो क्या लगता नहीं है कि सवाल ये उठेगा कि अगर केंद्र ने भी वो करवा दिया तो वो कृपा नीचे तक कैसे जाएगी, क्रीमी लेयर से नीचे छनकर कैसे जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। तो सबसे पहले सबको नमस्कार। और आप जो बात कर रहे हैं जी कि योजनाएं बनी या नहीं बनी, हम्म ये तो इतिहास में दर्ज है। हमने योजनाएं बनाई, 94,000 परिवार को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया जिनकी आय बहुत कम थी, और उनके लिए अलग से मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बना, जिसकी प्रथम किस्त भी करीब 25,000 परिवार को जा चुका है। जातीय आरक्षण के आधार पर, जातीय सर्वे के आधार पर हमने अतिपिछड़ा का आरक्षण भी बढ़ाया, और कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो समय दर समय होती जा रही हैं। तो बीच में हाईकोर्ट का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, और विपक्ष के लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जातीय सर्वे बेकार हो गया है, और इस कारण से कुछ गति में धीमा जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पिछले 2 वर्षों में कई माइलस्टोन को खड़ा कर चुके हैं। कई माइलस्टोन को देखा जा सकता है, जिसमें बिहार सरकार ने जातीय सर्वे के आधार पर दूरगामी प्रयास करते हुए बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाई है। चलिए हम अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, दोनों की बातें आपने सुन ली। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 2 लाख वाली बात आएगी, उसका आप जिक्र करेंगे, तो उसका भी एक परिप्रेक्ष्य किशोर जी ने रख दिया है, अशोक जी ने भी एक परिप्रेक्ष्य रख दिया है कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से वंचित रह जाता था। तो अब आपके पास क्या बचा है कहने के लिए, इसके सिवाय कि आपके दबाव में केंद्र ने यह फैसला लिया, आपके गठबंधन के दबाव में केंद्र ने यह फैसला लिया, इसके अलावा आपके पास क्या है कहने के लिए? मेरे पास कहने के लिए ही तो सारा चीज है, और जो चीज हम लगातार कहते आ रहे थे, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे थे। कल तक ये लोग मानने से इनकार करते थे और हम ही पर आरोप लगाते थे, हमारे दल पर आरोप लगते थे, हमारे नेता तेजस्वी जी पर आरोप लगते थे कि ये भाई जातिवादी है, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को विखंडित करना चाहते हैं। ना जानी किन किन शब्दों से ये लोग नवाजते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। हमें खुशी है आज इस बात की कि आज उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे एजेंडे को, और हमारे एजेंडे पर आना पड़ा। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची थी, उस लकीर पर आके खड़ा वो हुए। अब चलना बाकी है, और चलाएंगे, चलाएंगे ही नहीं बल्कि दोहराएंगे। दोहराएंगे, है ना जी। तो नहीं, अरुण जी एक बार स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए किस एजेंडे की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि जब जाति सर्वे की बात हुई तो बीजेपी कैबिनेट में थी, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में पास उन्होंने कराया। जब कैबिनेट के बाद काम शुरू हुआ तो आप सरकार में थे, तो इसलिए आप भी थोड़ी बहुत क्रेडिट ले लेते हैं। तो चलिए आपको भी थोड़ा उपकार किया, क्रेडिट दिया। आपका एजेंडा क्या था इसमें? दीपक जी, पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, इसकी मांग सर्वप्रथम हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने की। और आपको पता होगा 1996-97 में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। उनके पहल पर, उनके प्रयास पर संयुक्त मोर्चे की सरकार ने, कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जाति आधारित गणना हम कराएंगे 1996-97 में, क्योंकि गणना होना था 2001 में, और तब तक सरकार चली गई। 1999 में, 2000 में वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार में नीतीश जी भी थे। उन्होंने देखा, इस निर्णय को इनकार कर दिया और शुद्ध रूप से जनगणना कराया। उसके बावजूद भी हम लोग पीछे नहीं हटे, लगातार आंदोलन करते रहे। यूपीए की सरकार बनी, यूपीए की सरकार में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अरुण जी, आपने कुछ ऐसी चीजें कही है जिसका फैक्चुअली वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अगर अशोक जी उसमें कुछ जोड़ना चाहें। नहीं, हम रोकना चाहें। नहीं, मेरे पास है, मेरे पास संसद में, आप भी जानते हैं अरुण जी 2011 के सेंसस से पहले संसद में भी जातीय
कॉलम को ऐड करने को लेकर बहस हो चुकी है, तो उससे जुड़ी जानकारी है हमारे पास। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अशोक जी आपके वक्तव्य में कुछ काटना चाहेंगे, किशोर जी कुछ काटना चाहेंगे? अगर नहीं तो फिर हम कुछ फैक्ट्स जनता के सामने रखकर आपकी बात को आगे ले जाएंगे। हम आएंगे आपके पास। अरुण जी आ रहे हैं आपके पास। अशोक जी 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 बिल्कुल आ रहे हैं। अरुण जी, कुछ फैक्चुअल बातें हैं इसलिए वेरिफिकेशन चूंकि हमारे राजद के पैनलिस्ट ने कुछ बातें कही जी, मैं कहता हूं कि इनका इरादा कभी इस पे जेन्युइन था ही नहीं। दो कारण से, एक तो कि 1997-98 के बाद ये फिर पूरे यूपीए काल में आरजेडी सबसे मजबूत गठबंधन का सहयोगी था। बिल्कुल। उस समय अगर चाहता तो जातीय जनगणना क्या और भी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती, क्योंकि इन्हीं पे सरकार चल रही थी। उस समय मौन रहे। इतना तक कि कांग्रेस ने जब 2011 में सर्वे में ये पूरे डाटा को ले लिया तो इन्होंने प्रकाशित तक नहीं इन लोगों ने करवाया। एक बात। दूसरी बात, जिस मोनोलिथ को लेके आए थे मंडल कमीशन को, ये सही पूछिए आरजेडी वालों से कि उस कास्ट में हेगेमोनिक जो स्टेटस है वो इनका जो तथा कथित MY का है, कहां वाई के अलावा और कोई कास्ट जो है जिसकी वकालत ये आज कर रहे हैं दिखाने के लिए, उसमें से किसी का कहां प्रतिनिधित्व मिल पाया? चलिए, अब ये सियासी मसला हो गया। हम इस पर जल्दी से अरुण जी की प्रतिक्रिया चाहेंगे, फिर किशोर जी के पास चलेंगे। अरुण जी, एक वर्ग विशेष के लिए ही आपकी राजनीति केंद्रित रही और आप उसी को ध्यान में रखे हैं और बाकी चीजें सियासी मसला है आपका। और जहां तक संसद में इस बात को लेकर है तो हमारी जानकारी है, जो हमने कुछ जानकारी जुटाई है, 2010 में जब इस पर बहस हो रही थी 2011 की जनगणना के दौरान, तो सपा और आरजेडी दोनों भागीदारी थी। बीजेपी ने उस समय बीजेपी नेता ने डिमांड की थी और राहुल गांधी ने इस जाति जनगणना की मांग को खारिज कर दिया था। और ये फैक्चुअल बातें हम रख रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कुछ रख रहे हैं। और इसलिए 2011 के जनगणना में कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग स्पष्ट रूप से ठुकरा दी थी राहुल गांधी के कहने पर। और उसके बाद मंत्रिमंडल में भी न लालू प्रसाद को जगह मिली, न समाजवादी पार्टी की ओर से जगह मिली। अरुण जी, अब आपकी बात। मुंडे जी ने उठाया था मामला। जी दीपक जी, आपने सही कहा। मजबूती के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अभी दुनिया में मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, शरद यादव जी नहीं रहे, तीनों ने मिलकर सदन को ठप कर दिया था कई दिनों तक और सरकार को बाध्य किया था और सरकार ने स्वीकार भी किया था और हुआ भी। उसके लिए अलग से फंड भी आवंटित किया गया। और आपने देखा, ये कहिए कि वह आंकड़ा प्रकाशित नहीं हो पाया तब तक मोदी जी की सरकार मैंने प्रकाशित नहीं हो पाया, ये नहीं। अशोक जी तो कह रहे हैं कि जानबूझकर प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि मंडल कमीशन वाला सियासी लाभ लेना था। सुनिए ना, आप सुनिए ना, हटा दीजिए ना, आ गया ना मोदी जी की सरकार। अरुण जेटली जी का बयान है और उन्होंने कहा इसमें बहुत तरह के गड़बड़ियां हैं, डेटा आंकड़े करप्ट हो गए। जैसे अभी राहुल गांधी बिहार में कह के गए कि बिहार का जातीय सर्वे बहुत गड़बड़ है, उस तरह से क्या? और हाँ, सदन में है, बयान है उनका ऑलरेडी। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। और लगातार आपने देखा बिहार सरकार में तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप करवाया। आपने जो कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह से कई प्लानिंग बनाया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसी तरह अगर मोदी जी कर लेते हैं तो इसका हिसाब किताब बिहार की जनता, देश की जनता करेगी ना, करेगी। उसका तो हिसाब किताब करेगी। जिन्होंने आरक्षण खाने का काम किया, आरक्षण जिन लोगों ने चुराने का काम किया, जो लोग हम पर कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 जाति की बात करते हैं, जाति आधारित गणना से सबों का विकास होना है, सारे जातियों का विकास होना है। बिहार में हुआ तो बिहार की भी आर्थिक स्थिति आई ना, ब्राह्मण की आई ना, A to Z जाति की आई ना, गरीबी किसी एक जाति में तो नहीं है ना। तो ये लोग देखिए किस तरीके से बरगलाते हैं। अगर योजना बनेगी तो हर जाति के लिए
उसका एक्सरे जब हो जाएगा। ये तो अशोक जी ऐसा अपने नहीं है शुरुआती क्या? वक्तव्य में ही कह चुके हैं ना कि सिर्फ हिंदुओं की ही बात क्यों करें, हम मुस्लिमों में भी एक क्रीमी लेयर था जो सरकारी योजना को नीचे तक नहीं जाने देता था, अब उनकी गणना होगी तो उन्हें भी योजना मिलेगी। जो आप बात कर रहे हैं अशोक जी की ही बात दोहरा रहे हैं अरुण जी। नहीं, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, ये पता चल जाएगा आजादी के बाद अभी तक जो 10% लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जी। सारे संसाधनों पर जो कब्जा जमाए हुए हैं, पर्दा हटेगा ना। कुछ कहना चाह रहे हैं अशोक जी, बोल दीजिए। हैं आरजेडी वाले से पूछिए भारतीय से बाहर हैं, वो अपनी अधिकार की मांग करेंगे ना। नहीं मांग कर रहे हैं, आपसे भी मांग किए हैं, आपने ठुकरा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से एक वामपंथी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बातें निकलकर सामने आ रही है। आप एक चीज बताइए, चलिए मान ले खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, शायद बदलता संगत है, का ये वही असर वाली बात है। आज समाजवादी है। पार्टी के नेता और वामपंथी विचारों वाली बातें रख रहे हैं। किशोर जी कुछ बीच में कह रहे थे, उनकी भी सुन लेते हैं, समय बराबर दें तो अच्छा रहेगा। जी किशोर जी। अरुण बाबू तो साहित्य दर्शन की क्लास चला रहे हैं, अब तो हम लोग धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं इनमें। फैक्ट और फिगर की भारी कमी होती है। इनकी बातों को मैं सुन रहा था बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही ध्यान से। इन्होंने कहा कि लालू जी आरक्षण की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे इतिहास को, आप देखेंगे तो लालू जी पटना के सड़कों पे जरूर बोले होंगे, लेकिन जब सदन में बोलने की बारी आती है तो 77 से 2010 तक जब तक लालू जी सरकार सदन में रहे हैं, एक भी इनका बता दें एक भी डिबेट का पंच बता दें जिसमें वो बोले हो। सुन लीजिए मैं आपको अरुण जी एक बार सुन लीजिए, आपको पूरा मौका देंगे काटने का। मैंने आपको काटने का पूरा मौका देंगे। रही बात, निर्णय लिया, इनको जानकारी नहीं है। नहीं, अरे सर सुन लीजिए, मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, आप सुने मेरी बात। 96 और 97 में आप उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जनता दल के, किसे नहीं पता है। आप मेरी बात सुने, मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहाँ भी आपको चुप होना होगा, वहाँ पे पहुँच रहा हूँ मैं। नहीं, एक दशक पहले ये चले गए हैं तो वहाँ समझा जा सकता है। 25 अगस्त 1994 को माननीय नीतीश कुमार जी ने देश के सदन में जातिगत जनगणना की जरूरत बताई थी, और ये सर्वविदित है, अभी पब्लिक डोमेन में है, सब कोई उसको देख सकता है। ये कैबिनेट की जो बात कर रहे हैं, तो अरुण बाबू को मैं बता दूं कि देवगौड़ा जी की सरकार 325 दिन रही थी। ये बता दें कि किस दिन कैबिनेट से अप्रूवल आया था, कैबिनेट से कब प्रस्ताव पारित हुआ था। मैं कल फिर से बैठने को तैयार हूँ डिबेट में, आप साक्ष्य के साथ आइएगा, आप साक्ष्य के साथ आइएगा, कल मैं फिर से बैठूंगा। अशोक जी वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, बस ये दिक्कत है, वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, वो बस आपको सुन पाएंगे। आप नहीं सर, मैं कल फिर से आऊंगा, मैं कल फिर से आऊंगा। आप मुझे उस कैबिनेट अप्रूवल की प्रति, ये भी पब्लिक डोमेन की ही बात कर रहे हैं। आप 2011 के जनगणना से एक दशक पहले की बात का हवाला दे रहे हैं, और यहाँ कहा यह जा रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हुआ कि पिछड़ों और दलितों के जो नेता हैं उनके नेतागिरी का कांग्रेस को सरकार में रहने में कोई मतलब है नहीं, तो उन्हें कैबिनेट में भी जगह नहीं दी गई। आप बताएंगे कि 1997-98 के जिस कैबिनेट की आप बात करें, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को क्या अवसर भी दिया कांग्रेस ने, जिसके साथ आज लालू प्रसाद यादव उनकी पूरी पार्टी खड़ी है। दीपक जी मुझे कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। संयुक्त मोर्चा के सरकार में तो जनता दल की सरकार ही थी। अरुण बाबू, आपके लालू प्रसाद यादव जी, अरुण बाबू सरकार सुन लीजिए ना, आप जिस नीतीश जी की बयान को बार बार आप लोग बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, तो आप सुनिए ना, जो आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे ना, नीतीश जी की कहा मुंह पर दही जम गया था। नहीं, वही किशोर जी कह रहे हैं, किशोर जी वही कह रहे हैं, जब हमने इन्हें बीच में रोका ये वही कह रहे थे, पर इनकी सुन लेते हैं। क्या नीतीश कुमार के मुंह में दही जम गया था? आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं अरुण जी, किशोर जी। 325 दिन की देवगौड़ा की सरकार थी, आदरणीय देवगौड़ा जी की सरकार थी, हमारे नीतीश कुमार जी भी मंत्रिमंडल के हिस्सा थे। आप मुझे बता दें कि कैबिनेट के किस दिन कैबिनेट से अप्रूव हुआ, अगले दिन बता दीजिएगा, आपके पास पूरा दिन रहेगा, आप इस पे खोज सकते हैं। नहीं, हम अभी कई दिन इस पर रहेंगे, क्योंकि अब बिहार की सियासत का रंग ही बदल गया है। मैं आपको बता दूं कि किसी तरह का कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं था। ये कल से लगातार झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोलूं या इनकी अज्ञानता बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप अरुण बाबू कल फिर आइए और उस कैबिनेट का प्रति लेके आइएगा।
नहीं, क्या जरूरत है? पटना की सड़कों पर इतने पोस्टर्स लगे हैं, एक पोस्टर और लगाएंगे, एक पोस्टर और एक पोस्टर और लगाएंगे, आप लगा लीजिए। पूरे देश को, अब पूरे उसके- बिहार को बताएंगे। अब उसके आगे आप आते बताइए हैं। कि अब आपके पास मुद्दा क्या है अगले चुनाव में जाने बिल्कुल का? वही पूछ ले रहा है। अरुण जी बताइए। हाँ सुनिए ना जी। दीपक जी, इन लोगों का चरित्र देखिए। नीतीश कुमार का मैं बताता हूँ, 17 माह का महागठबंधन सरकार ने तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया तेजस्वी यादव जी के संकल्प अनुरूप। आरक्षण को खा गया 65% जो भेजा था भारत सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, आज तक नहीं करा पाए। मुंह पर दही जमा हुआ है और आज भी आप मामला कहते हैं, सब जुडिस है। मामला अगर कोर्ट में है, सुन लीजिए ना। वो तो ये भी वही कहेंगे ना, कह रहा आपके हूँ। पार्टी के ये- द्वारा, आपके सुनिए, पार्टी के प्रश्रय पर कोई व्यक्ति विशेष जाकर कोर्ट में तो उसे हम फंसा आया है। हम अपनी नीतियां इनके सुनिए ना, अनुसार नहीं दीपक बनाएंगे जी, ना। हाँ। अब दीपक आगे जी, आते हैं। जी। दीपक जी, अरुण ये जी। बार बार कहते हैं ना कोर्ट की बात, कोर्ट का मामला कोर्ट में रहने दीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, 65 के बदले 75% आरक्षण कर दीजिए, हम तैयार हैं। अब आप तुरंत केवल बात करिए, आरक्षण तुरंत दीजिए बैठिए, अभी तो और सरकार अब है। चुनाव में आपका कोई अगर मुद्दा नहीं ईमानदारी है। नहीं, नहीं, अगर ठीक है। अगर एक ईमानदारी चीज तो अरुण जी की ओर से आया कि अब जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का जो दायरा है, राहुल गांधी भी जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि 50% का इन्होंने जो दीवार खड़ा कर रखा है, उस दीवार को हम ढा देंगे। अरुण जी भी उसी बात को कह रहे हैं कि 65 क्यों, 75 दीजिए, हम आपके साथ हैं। अशोक जी चलिए, देखिए, जी मैं किशोर कह रहा हूं किशोर जी आपको देंगे। कि अगर 50% का कोटा है तो हमने नहीं रखा है, वो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों या सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा है। नहीं तो सिर्फ 50%। जाति गणना के बाद सिर्फ आरक्षण ही इसका लाभ केवल होगा क्या? आरक्षण ही नहीं है मुद्दा। हाँ। आप सुन लीजिए, आपका मुद्दा केवल आरक्षण हो सकता है, बहुत मायोपिक आपका विचार है। सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं, ताकि आपके जैसे सामंत, आपके पार्टी के जैसे सामंती लोगों का वर्चस्व छोटे छोटे लोगों पे नहीं हो। अशोक जी ये गलत बात है, आप घुमाकर मार रहे हैं, समाजवादी व्यक्ति को सामंतवादी बता रहे हैं, जो नहीं, वो ये आपको सामंतवादी नहीं, है। वो स्पीकर ही यहाँ आप पर बिहार चिपकाते का थे। JD, चलिए ठीक है, यूपी का समाजवादी देखिए या नहीं सामंती। नहीं, पीसीआर से हमें कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक नहीं लिया, चर्चा रोमांचक चल रही थी तो हमने भी छोड़ दिया, लेकिन अब बाध्यता है कि समय का अभाव है, किशोर जी की बात एक बार सुनना बनता है क्योंकि हमने उन्हें 2 बार बीच में टोका है। किशोर जी कम समय है, अरुण जल्दी बाबू से। ने अगली गलत बात बोली है। वो बोल रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो कांग्रेस के पीरियड में हुआ था 2011 में। किशोर जी मुझे उस समय का याद है, किसके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, साइकिल है, सब मोटरसाइकिल, ये सब पूछा गया नहीं, था। नहीं, धुंधली उसमें से याद है, लेकिन मुझे याद है वो। एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो जानना जरूरी है जी। कि उस सर्वे के लिए तकरीबन 4893 करोड़ रुपया खर्च किया गया, 4893 करोड़। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 8 करोड़ 19 लाख गलतियां पाई गई, जो बाद में मोदी सरकार ने इस पर एक रिसर्च और रिपोर्ट जारी किया है। तो आप बताएं कि पब्लिक मनी को इन लोगों ने मतलब enjoy घर किया। बैठे बैठे किसी ने कागज भर दिया बिल्कुल था। भर दिया, बिल्कुल केवल बिल्कुल। भर दिया। और जो बीजेपी और एनडीए पे ये आरोप लगाते हैं कि जारी नहीं अरुण जी, किया। अरुण जी एक सेकंड, अरुण जी एक सेकंड। बिहार में आपने कराया। नहीं ये बिहार की बात नहीं कर रहे, हम 2011 की बात कर रहे हैं। अब हम अरुण जी, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बिहार में जो हो रहा है, हमारी चर्चा इस विषय पर चलती रहेगी। अब चलती बिहार की रहेगी। सियासत बिहार में से इसके अब आओ। सिवा शायद ही कुछ देखने को मिले। किशोर जी की बात सुन लेते हैं थोड़ा सा। बीजेपी और एनडीए पे ये आरोप लगाते हैं कि आपने जारी नहीं किया। ये बताएं कि 11 से लेकर 14 तक नीतीश कुमार जी ने क्या किया इसके साथ? बिल्कुल क्या किया, वो किशोर जी ने शुरू में ही कहा था कि 2 लाख कुछ नहीं, 94 लाख है ना, 94,000 परिवारों को 2 लाख देने की बात कही थी, उनमें से करीब 25,000 को पहली किस्त दे दी गई है। ये वो कह रहे हैं, तो धीरे धीरे बातें आएंगी ना, समय अभाव है, एक एक करके बातें ही होंगी। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। बाबू सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरुण बाबू कि सबसे पहले आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर 4,893 करोड़ रुपया का बर्बादी किया, देश का पैसा बर्बाद हुआ। 8 करोड़ 19 लाख गलतियां पाई गई और अंततः मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार को उस सर्वे रिपोर्ट को रोकना पड़ा, जबकि 3 साल आपके पास था, आप चाहते तो उसको जारी कर सकते। आगे आते हैं, आप नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी पर सवाल करते हैं। देश के सबसे अधिक अरुण बाबू आप पूरा देश सुनिए, घूमकर आखिरकार बिहार में ही आएंगे, चुनाव यही है। अरुण बाबू आरक्षण का झुंझुनवा जी, पड़ता किशोर जी। रही है। अरुण बाबू आप सुनिए, मैं सुन रहा था, आप सुनिए। नहीं जानता है
पूरा देश जानता है ये रामायण है, कथा सुनाने अरुण बाबू, के लिए। आप एक बार सुनिए। बताने दीजिए ना। वर्तमान उनकी पे व्याकुलता वर्तमान देखिए। पे बात होनी चाहिए ना। अरुण बाबू, छटपटाहट देखिए आरजेडी की। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, बस आगे पीछे पता नहीं क्रेडिट अब लेने की बहुत होड़ सी मच गई छटपटाहट है। होगी अरुण जी इसी तरह से। अरुण बाबू चलिए सुनिए। किशोर जी अपनी बात। हाँ, 11 अरुण जी से माफी 11 चाहेंगे, से थोड़ा सा 14 समय बचा तक है। देश के प्रमुख मुख्यमंत्रियों में से एक नीतीश कुमार जी ने कई बार सोशियो इकोनॉमिक डेटा को जारी करने का प्रयास किया, अनुरोध किया केंद्र सरकार से, जिसका डाटा अवेलेबल है, जिसकी पत्राचार भारत सरकार से की गई थी। आपके लालू जी केंद्र में किंग मेकर थे, उसमें उन्होंने क्या किया इसका भी जवाब आपको जनता को देना चाहिए। अब आते हैं 2021 में माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के सभी दल के नेताओं को, प्रदेश के सभी विधायकों को कन्विंस करते हुए, कॉन्फिडेंस में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर जातिगत जनगणना कराने का अनुरोध किया था और आज जनगणना हुआ है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब जब केंद्र ने इस चीज को उठा लिया है तो अब आगे क्या होगा इस चर्चा को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय अभाव है, चर्चा लंबी चलेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि इस विषय पर दर्शक जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, वो अलग अलग दलों के प्रतिनिधि के साथ पूरी बातें सुन सके, समझ सके, क्योंकि सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात भी रख रहे हैं। तो चूंकि हम भी बिहार झारखंड में हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, और बिहार में चुनाव है तो चुनावी नजरिए से ये मुद्दा और बेहद खास हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष को छूता है, हर एक समाज को छूता है, हर एक उस तबके को छूता है जिसे वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, और कौन किसका वोट बैंक है, उस वोट बैंक में किस तरह से सेंधमारी हो जाएगी, किसे योजना का लाभ पहुंचा के अपने तरफ लुभा लिया जाएगा, ये सब कुछ चल रहा है। तो अभी ये चर्चा लंबी चलेगी, आज वक्त का अभाव है, इसलिए माफी चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम अपने तमाम मेहमानों का, अरुण जी, किशोर जी और डॉक्टर अशोक जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सवाल जारी रहेगा अगले एपिसोड में भी। के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।